हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी पे। आज बात कर रहे होंगे हम डीएड फर्स्ट ईयर के कंप्लीट सिलेबस के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आप लोगों ने अभी तक जान रखा होगा कि हाँ कितने पेपर आपको पढ़ने हैं। तो हर एक पेपर के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जैसे आपके हर पेपर में आपको 25 टॉपिक करीब दिए गए हैं। उन 25 टॉपिक्स में से मैं आपको कुछ ऐसे 10-15 टॉपिक्स के बारे में बताना चाहती हूँ जिसको आपको बहुत ध्यान देकर पढ़ना है, ताकि एग्ज़ाम टाइम में वो सारे टॉपिक्स आप रिवीजन करें और उन टॉपिक्स को अभी से आप कवर करना स्टार्ट कर दें, जिससे आपको आगे चल के प्रॉब्लम्स ना हो। दूसरी बात, मैं आपको इन सारे टॉपिक्स के जो भी मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी, उन सारे टॉपिक्स को मैं खुद भी आपको करवाने वाली हूँ, जिससे आप एक बार तो सारा सिलेबस अपना नोट कर लेंगे कि हाँ मुझे ये टॉपिक्स पढ़ना है। मैंने आपको नोट्स भी दे रखा है, आपको टेलीग्राम पे फर्स्ट ईयर के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे 6 पेपर के। अब जो नया सिलेबस आपका आया था उसके अकॉर्डिंग सारे आपके जो है टॉपिक्स उसमें इंक्लूडेड हैं। तो आपको करना यही है कि जैसे मैं आपको बताऊं कि हाँ ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, या तो आप लोगों ने प्रिंट आउट निकलवा रखा होगा उसका, या फिर आपको कॉलेज की तरफ से कुछ नोट्स दिए गए होंगे, आप उस पर आपको टिक मार्क लगा लेना है कि हाँ ये टॉपिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमको पढ़ना है। जो भी टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं आपको उस पर बहुत ज़्यादा काम करना है। प्रीवियस ईयर को बहुत एनालिसिस करके मैं ये सारे टॉपिक्स आपको बताने वाली हूँ कि हाँ 2-3 साल से लगातार 3-4 सालों से इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। इसके बाहर कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होता जिससे आपको क्वेश्चन बनता है। हाँ, वन लाइनर में बन सकते हैं, मैं उसकी कोई आपको जो है वो नहीं बता सकती कि हाँ वन लाइनर में इसी से बनेगा, बट जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आप लोगों ने अभी देखा होगा रिसेंटली बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट जो है वो उनको जो है बैक मतलब जो है उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया था। तो ऐसी सिचुएशन आप लोगों को फेस ना करनी पड़े और आप लोग अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करें। इसके लिए हर पेपर के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपको उनको नोट डाउन करना है, या फिर आपके पास नोट्स हैं, प्रिंट आउट निकलवा रखा है आपने, या फिर स्कूल्स में आपको पढ़ाया जा रहा है, मतलब आपके कॉलेज में आपको पढ़ाया जा रहे हैं, तो उस पर आपको टिक कर लेना है और उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ डालना है आपको। सबसे पहला मैं आपको आपके कॉमन पेपर के बारे में बताऊंगी। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो जाए, लेकिन आपको पूरी वीडियो अच्छे से देखनी है और सारे टॉपिक्स को अच्छे से आपको कवर करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का, जो कि एक कॉमन पेपर है आप सभी का, तो ये आप देख लीजिएगा। जैसे आपका पहला है यूनिट 1 में अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटीज। तो मैं आपको बता देती हूँ, आपको हिस्टोरिकल परसेप्शंस ऑफ डिसेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। जितनी बातें बताई जा रही हैं सारी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो आपको ध्यान देना है कि आपको बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं करना है। मात्र 1 से 1.5 पेज के अंदर आपको ये सारा टॉपिक पढ़ लेना है, जो भी आपको लिखवाया गया होगा आपके कॉलेज में, और मैंने भी इस पर वीडियो बना रखा है। तो आपको जो जो मेन टॉपिक्स हैं आपको उसको लिख लेना है, बहुत ज़्यादा इसको ध्यान नहीं देना है। लेकिन इसी के अंतर्गत एक आपका टॉपिक है मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी अगर आपको नहीं पता है, या फिर आप सोच रहे होंगे कि हमारे कॉलेज में नहीं कराया गया है, हम कहाँ से पढ़ें, तो मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल पे मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी पे 4 पेज आपको डाले जा चुके हैं। वो 4 पेज में आपको मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी बहुत अच्छे से जो है वो नोट्स के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, आपको वहाँ से कवर कर लेना है। और मैं भी आपको मॉडल्स एंड डिसेबिलिटी कराने वाली हूँ। हो सकता है जब तक मैं आपको कराऊँ उसके पहले अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से पढ़ लीजिएगा। मैं हर चीज़ आपको बताते चल रही हूँ कि कौन सा टॉपिक कहाँ से आपको पढ़ना है। अगर आपके पास टाइम है और आप बहुत पेशेंस तरीके से चैनल के हर एक वीडियो को देख सकते हैं, तो फिर आप चैनल को विजिट कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि कहीं ना कहीं जॉब भी कर रहे होंगे, अपना डीएड का उनको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, तो सारा चीज़ आपको बताया जा रहा है कि अगर आप कम समय पढ़ना चाहते हैं तो नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिया गया है। मैं चाहती तो मैं सिर्फ वीडियो ही प्रोवाइड करवा देती, आपको नोट्स ना देती, लेकिन हम ऐसा चाहते हैं कि आप कम समय में आपको जैसे भी टाइम मिले कैसे भी करके 1 घंटे पढ़ के, आधे घंटे पढ़ के, पीडीएफ से पढ़ के, वीडियो से पढ़ के आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपके एग्ज़ाम में बैक वैक जैसे जो है वो आपका ना लगे।
अगला 1.2 आपको है जो कि है कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड डिफिनेशन, जिसमें आपको हैंडीकैप्ड, इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ना है, हैबिलेशन एंड रिहेबिलेशन के बारे में पढ़ना है। तो इसके भी वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। वीडियो मतलब पहले से ही वीडियो बनाया जा चुका है। इस पर यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे आपको इसके वीडियो मिल जाएंगे। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से कवर कर लेना है। अगला है डिफिनीशन, कैटेगराइज मतलब बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ना है, और लीगल प्रोविजन फॉर पीडब्ल्यूडी इन इंडिया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जैसे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, INTA आपका आया था। तो जो डिसेबिलिटी रिलेटेड एक्ट आए थे उनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसके भी वीडियो आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। उसके बाद यूट्यूब पे भी मैंने वीडियो डाल रखा है, फिर नोट्स में भी अवेलेबल है। तो फिर आपको यहाँ से कवर करना है। इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी एक ऐसा पेपर है जिसे अगर आप बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं एक बार, तो अदर जितने भी आपके पेपर हैं उस पेपर को पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में आपको 21 डिसेबिलिटियों के बारे में पढ़ना है, और वो 21 डिसेबिलिटियाँ हर एक पेपर के लिए रामबाण साबित होंगी। एक बार अच्छे से मेहनत करके 21 डिसेबिलिटियों के बारे में डिटेल में पढ़ लीजिए, फिर दोबारा आपको कभी ना तो पढ़ने की ज़रूरत अच्छे से पड़ेगी। अगर आपने यहाँ पे पढ़ लिया, आपने यहाँ के सारे एक्ट पढ़ लिए, मतलब जो आपका पहला पेपर है ना इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ लीजिए। अदर पेपर में जैसे आपका एक पेपर है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, आइडियोलॉजी मैनेजमेंट आपका पेपर है, तो ये सारे जो पेपर्स हैं ना, इसमें वही श्रोतवादिता के बारे में फिर आपको पढ़ना है, उसी के टाइप्स के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपकी थोड़ी मतलब कि कुछ चीज़ें आपकी जो है वो इसी पेपर से कवर हो जाएंगी। तो इस पेपर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और इसके तो नोट्स भी बहुत ईजिली अवेलेबल है। तो फिर उसके लिए तो आपको सोचना भी नहीं है कि हाँ मैं नोट्स कहाँ से लूँ। ठीक है, तो ये पढ़ लीजिएगा आप। उसके बाद क्रॉस डिसेबिलिटी का एक अप्रोच आया है, और ये क्रॉस डिसेबिलिटी पे वीडियो भी अपलोडेड है। मतलब कुछ टॉपिक मैंने करा दिया है ऑलरेडी है, जो बचे हुए टॉपिक होंगे इस पेपर के वो भी मैं आपको बहुत जल्द करवाने वाली हूँ। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, क्रॉस डिसेबिलिटी के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद जैसे अगर आप ये वाला टॉपिक अच्छे से कवर कर लेते हैं, मतलब 1.3 अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, तो जैसे आप आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पढ़ते हैं तो उसमें जो 21 प्रकार की डिसेबिलिटियाँ हैं तो उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो अगर आप यहीं पे 21 डिसेबिलिटियों के बारे में पढ़ लेते हैं तो नीचे के जो टॉपिक्स हैं उसको पढ़ने से आप बच जाएंगे। चीज़ें वही हैं, रिपीटेड चीज़ें हैं। आपको स्कूल कॉलेज में क्या किया जाता है कि आपको यहाँ पे सिर्फ डिसेबिलिटियों के नाम जो हैं वो लिखा दिए जाते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ 21 डिसेबिलिटियों के नाम लिखा दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं कराई जाती। ये कह के कि आगे जो है वो टॉपिक वाइज आपका दिया गया है। तो मेरा सॉरी मेरा ये मानना है कि अगर आप यहीं पे पढ़ लेते हैं, जैसे जब हम लोगों ने डिगट किया था तो हम लोगों ने भी सिर्फ यहाँ पे नाम ही मेंशन किया था, 21 डिसेबिलिटियों के नाम पढ़े थे। लेकिन अगर वहीं पे हमें ये पढ़ने को मिल जाता कि हाँ 21 डिसेबिलिटियाँ क्या हैं, उनका क्या आरपीडब्ल्यूडी बारे में क्या परिभाषाएं उनकी दी गई हैं, ये डिसेबिलिटियाँ कैसे होती हैं, किस टाइप की डिसेबिलिटियों को हम कैसे पहचान लेंगे, कैसे उनका उपचार हम कर सकते हैं, उसके लिए कैसे हम शैक्षिक प्रबंधन कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंतर्गत पढ़ सकते हैं। मतलब मेरा सीधा सा फंडा है कि इसी के अंतर्गत आपको 21 डिसेबिलिटियों के बारे में पढ़ लेना है। बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं आप, सरोहा पब्लिकेशन की एक बुक आती है उसको ले लीजिए। आप अभी ले लेंगे उसको तो वो आगे चल के कम, देखिए आपको डीएड करके ही तो मास्टर नहीं बन जाएंगे ना, आपको आगे भी प्रिपरेशन करनी है। तो अभी से वो बुक आपके पास रहेगी तो आप 21 डिसेबिलिटियों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, और आगे चल के वो बुक कंपटीशन में आपकी हेल्प कर देगी। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। बाकी विजुअल डिसेबिलिटी, ये सारी डिसेबिलिटियों के बारे में दिया गया है। किसी डिसेबिलिटी को हम काट नहीं सकते कि हाँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, कुछ ऐसी डिसेबिलिटियाँ हैं जिनको बारे में अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ते हैं तो चल जाएगा, लेकिन सारी डिसेबिलिटियाँ ऐसी नहीं हैं। जैसे आर्टिज्म आपको पढ़ना ही है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आपको पढ़ना ही है, उसके बाद मेंटल इलनेस, मतलब मेंटली हैंडीकैप, ये जो चीज़ें हैं, हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो गया, विजुअल इम्पेयरमेंट हो गया, लो विजन हो गया। तो ऑल ओवर डिसेबिलिटी जो पेपर फर्स्ट है आपका, उसमें तो आप बहुत कम चीज़ें हैं जिनको आप छोड़ सकते हैं। तो वो चीज़ें मैं आपको करवाऊंगी भी, लेकिन मैं एक बार आपको ज़रूर बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास टाइम नहीं है कि मतलब आप वीडियो डे बाय डे देखें, तो आप जो नोट्स दिया गया है उसमें टिक करते हुए ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए वहाँ से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो लिखा है कॉन्सेप्ट, नीड, इम्पोर्टेंस एंड डोमेन ऑफ ईयरली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी टू एक्सेप्शनल चिल्ड्रन।
ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी है और मैं ये कहूँगी कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसके लिए कि क्योंकि जो ईयरली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन होता है वो यहाँ पे ही नहीं आपको काम देगा। जैसे आप आइडियोलॉजी पढ़ रहे हैं उसमें भी वही है, ठीक है। फिर आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग पढ़ते हैं तो कुछ वहाँ पे भी ये चीज़ें आपको काम दे देती हैं। तो ओवरऑल जो आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हर एक पेपर में आपको ईयरली आइडेंटिफिकेशन, ईयरली इंटरवेंशन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी ही पढ़नी है। तो क्यों ना हम पहले पेपर में ही वो चीज़ें कवर कर लें ताकि आगे वाला जो पेपर है हमारा उसमें उसको हमको समझना आसान हो जाए, हमें ज़्यादा उस पर टाइम ना देना पड़े। टॉपिक को ऐसे ही पढ़ेंगे तभी चल करके आप बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से अपना सिलेबस कर पाएंगे। जो टॉपिक है, जैसे आपने ईयरली आइडेंटिफिकेशन आपको पढ़ना है तो बस उसको अच्छे से पढ़िए कि ईयरली आइडेंटिफिकेशन क्या है, ईयरली आइडेंटिफिकेशन के क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं, इसका कैसे बच्चों की शिक्षा में हम यूज कर सकते हैं। तो अपने मन से ऐसे क्वेश्चन बना बना के फिर आप पढ़ लीजिए। एक बार आप पढ़ लिए, दोबारा किसी और पेपर में अगर वो आ रहा है ईयरली आइडेंटिफिकेशन तो आपको पढ़ना ही नहीं है। जो चीज़ें आपने इसमें पढ़ी है उसमें आप लिख दीजिए, कोई गलत नहीं कर सकता है। तो ये है तरीका शॉर्ट में पढ़ने का। बाकी आप कैसे पढ़ते हैं वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। सबकी अपनी अपनी तैयारी है, अपना अपना तरीका है चीज़ों को करने का। बस मैं आपको एक बता रही हूँ कि ऐसा आप कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रीनिंग एंड असेसमेंट है आपका। सबसे पहले तो आपको ट्विस्ट एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के बारे में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि जो नोट्स होंगे आपके पास या फिर जैसे विद्यालय में आपको कराया जा रहा है तो बहुत डिटेल में आपको ट्विस्ट एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के बारे में नहीं कराया जाएगा। हो सकता है कि वो सिर्फ आपको उसकी परिभाषाएं बता दे, तो आपको गूगल से सर्च करके या फिर जब मैं आपको ये टॉपिक करा रही होंगी तो मैं भी आपको ये टॉपिक डिटेल में करवा दूंगी। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। देखिए, अगर मैं कोई भी टॉपिक भूल जा रही हूँ कि हाँ मैं टॉपिक कराते हुए मतलब मैं भूल जा रही हूँ कि नहीं मैं ये टॉपिक नहीं, तो आप लोग मुझे कमेंट भी बाद में कर सकते हैं कि मैम आपने ये इंपॉर्टेंट बताया था तो प्लीज़ ये करवा दीजिए। तो मैं कोशिश करके वो टॉपिक भी आपको करवा दूंगी क्योंकि एक टीचर के लिए इतने 12 पेपर को करवा पाना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है, ठीक है। वो भी थ्योरी मतलब पूरा थ्योरी है आपका, ऐसा नहीं है कि आपको एमसीक्यू बेस पे करवाना है, पूरा थ्योरी आपको करवाना है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा आपको भी जो है वो चीज़ों को बताना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है कभी कभी माइंड से स्लिप हो जाता है या फिर टाइम ना होने की वजह से तो वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। अगला है आपका, अगला अगर आप चाहें तो ये चीज़ें आप बहुत ज़्यादा डिटेल में ना पढ़ सकते, नहीं मतलब ना ही करेंगे तो भी चलेगा क्योंकि यहाँ से अभी तक तो क्वेश्चन नहीं बना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं क्वेश्चन बना है। तो फिर आप इसको स्क्रिप्ट भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, आगे चल के आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। जैसे आप सीटेट देंगे तो उसमें आपको हेल्प करेगा, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको हम नहीं कह सकते आपको। हाँ, ECC का फुल फॉर्म जो है वो आपसे पूछ लेता है, ठीक है। और वही सारी चीज़ें हैं जैसे आपका ईयरली, देखिए इंटरवेंशन इसमें है, रोल ऑफ पेरेंट्स इसमें है, मतलब परिवार की क्या भूमिका है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि अगर आप ऊपर के टॉपिक्स को कवर करते हैं तो वो अपने आप इसमें कवर हो जाएगा। फिर मॉडल्स ऑफ ईयरली आइडेंटिफिकेशन है, मतलब जैसे मैंने आपको कहा है ईयरली आइडेंटिफिकेशन आपको पढ़ना है तो उसका प्रकार भी आपको पढ़ना है। हर एक मॉडल के क्या लाभ क्या हानियाँ होती हैं वो भी आपको पढ़ना है। तो इससे आपको आपके सिलेबस की एक पूरी जानकारी मिल जाएगी कि हाँ हमारे सिलेबस में क्या क्या है और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंस हैं। अगला अगर हम बात करते हैं तो आप 5.2 पढ़ सकते हैं। 5.2 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जिसमें आपको बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संस्था का मतलब एक ऐसी संस्था जो कि बाहरी मतलब अपने देश से बाहर संस्थाएं काम करती हैं दिव्यांग बच्चों के हित के लिए, तो उन सारी संस्थाओं के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको जो है जो राष्ट्र में अपने भारत में जो भी संस्थाएं दिव्यांग बच्चों के हित के लिए काम करती हैं तो उन सारी संस्थाओं के बारे में आपको पढ़ना है। ये टॉपिक आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे तो भी चल जाएगा। मतलब देखिए, टॉपिक तो हर एक इम्पॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहती इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन वहाँ से कम बनते हैं तो मैं ये आपको बता रही हूँ। फिर आप उसको पढ़ सकते हैं UNCRPD जो MDG है या SDG है, तो इन सब के बारे में जो है आपको थोड़ा सा नॉलेज जो है वो होना चाहिए। तो ये आपका है जो है इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का, जिसको आपको पढ़ना है। और इस पर अधिकतर सभी जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगा, मतलब इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के अधिकतर टॉपिक्स पे आपको वीडियो मिल जाएंगे। कुछ ऐसे चुनिंदा टॉपिक्स होंगे जो कि ना तो वो बहुत टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होंगे, मतलब एग्जाम में उससे क्वेश्चन नहीं बनता होगा, इसी वजह से मैंने वो नहीं कराया होगा। और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको इस चैनल पर इसके वीडियो मिल जाएंगे।
अब हम बात करेंगे सेकंड पेपर की। देखिए सारे पेपर के तो वीडियो अभी तक हम आपको अपलोड नहीं कर पाए हैं, लेकिन कुछ पेपर हैं जिनके वीडियो आपको मिल जाएंगे हमारे ही चैनल पे, और ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, तो बहुत सारे सर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो फिर आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद है आपका फंडामेंटल ऑफ हियरिंग डेफनेस एंड ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो ये आपका सेकंड पेपर है। तो इस पेपर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए आप एचआई से अगर आपका डीएड है तो फिर आपको फंडामेंटल ऑफ हियरिंग तो पता ही होना चाहिए कि हियरिंग क्या होती है, कैसे हम सुनते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो जो अगर हम बात करते हैं 1.3 की, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, क्वेश्चन इससे बहुत कम बनता है, बट वो आपसे मतलब ऐसे वन लाइनर में आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, जो कि मैं आपको करवा भी दूंगी एग्जाम के टाइम जब आपका एग्जाम रहेगा। और बाकी आपको पार्ट्स ऑफ ईयर के बारे में, प्रोसेस ऑफ हियरिंग के बारे में ज़रूर जानना है। उसके बाद आपको वन हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में जानना है, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में हियरिंग इम्पेयरमेंट पढ़ लेते हैं तो फिर यहाँ पे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो टॉपिक है इसको आप स्किप कर सकते हैं अगर आप जो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी है उसमें अच्छे से पढ़ते हैं तो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये आपका यूनिट 2 है, जिसमें काज एंड प्रिवेंशन एंड इफेक्ट ऑफ डेफनेस के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे आपने ये पढ़ लिया कि हाँ श्रवणवाहिता होती है, तो श्रवणवाहिता का आपको उपचार कैसे करना है, प्रिवेंशंस क्या होते हैं। जब आप इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी पढ़ लेते हैं ना, तो समझ लीजिए कि आप हर एक पेपर के 20% सिलेबस तो आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी आपका एक कोर सब्जेक्ट हो जाता है। अगर आपने उसको कर लिया अच्छे से ना, तो 20% हर एक पेपर के 20% सिलेबस को आप कवर कर जाते हैं। क्योंकि देखिए इसमें भी प्रिवेंशन पूछा है, हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में पूछा है, जो कि आपको ऑलरेडी उसी में पढ़ाया जाता है आपके कॉलेज में। उसके बाद अलग बच्चे की एजुकेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके डेवलपमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी इम्पेयरमेंट का, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। हियरिंग लॉस जो है इम्पैक्टिंग स्पीच प्रोसेस, किस तरीके से आपकी बच्चे की जो हियरिंग लॉस होती है उसकी वाणी को कैसे प्रभावित करती है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ईयरली आइडेंटिफिकेशन एंड क्रिटिकल पीरियड के बारे में आपको पढ़ना है, जो सभी टॉपिक्स आपको करा दिए गए हैं। ये यूनिट 1 एंड यूनिट 2 आप देख रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे के सारे टॉपिक्स के वीडियो करवा दिए गए हैं। डेवलपमेंटल माइलस्टोन ऑडिटरी बिहेवियर के बारे में आपको पढ़ना है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। आप देखिए यहाँ पे भी मैं अगर आपको बताऊँ तो ईयरली आइडेंटिफिकेशन वर्ड आपको देखने को मिल गया, जो कि आपको इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में भी देखने को मिला था। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी को अच्छे से पढ़िए आप लोग। उसके बाद आपको कुछ असेसमेंट के बारे में पढ़ना है, जैसे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट होता है, उसके बारे में पढ़ना है आपको। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें आपका जो इम्पोर्टेंस है वो आपका आइडियोग्राम इम्पोर्टेंस हो सकता है। आइडियोग्राम इसके इंटरप्रिटेशन क्या है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी अगर आप आइडियोमेट्री फॉर चिल्ड्रन जो है, तो इसमें आइडियोमीटर होता है, तो उसके बारे में आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो वो चीज़ें हैं, तो ये 3 टॉपिक आपको इसमें कवर करना पड़ेगा। अगला यूनिट 4 है आपका। यूनिट 4 में आपको बहुत सारे टाइप ऑफ हियरिंग एड्स होते हैं, मतलब बच्चों की जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, जो कान की मशीन जिसे आप कहते हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग तरह की कान की मशीन्स होती हैं, तो उन कान की मशीनों के बारे में आपको जानना है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है कोकलिया इम्प्लांट, ठीक है। कोकलिया इम्प्लांट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको सीआई के बारे में जो है वो पढ़ना है, और सीआई के वीडियो प्रोवाइड है, सीआई आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा। जो भी टॉपिक्स नहीं कराए गए होंगे, मैं हर एक पेपर के वो सारे टॉपिक नोट डाउन कर लूँगी, और मैं वो सारे टॉपिक आपको कराने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपका काम होगा कि जो टॉपिक आपको कराए जा चुके हैं आप लोग उसको अच्छे से कर लीजिए, मतलब उसके नोट्स बना लीजिए अच्छे से, और उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अगला है आपका ऑडिटरी लर्निंग के बारे में आपको पढ़ना है। ऑडिटरी लर्निंग, तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो आपका 5.2 है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, और स्टेजेज ऑफ ऑडिटरी ट्रेनिंग आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपका टॉपिक होता है वो है एक्टिविटी फॉर ऑडिटरी ट्रेनिंग ग्रुप एंड इंडिविजुअल। ये मतलब अपने आप में बहुत छोटा टॉपिक है और समझने में भी बहुत आसान टॉपिक है, बट इससे क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनता है। हर एक सेट में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा जो प्रीवियस पेपर्स हुए हैं। तो ये टॉपिक 5.5 आपको बहुत अच्छे से कवर करनी है। आगे अगले पेपर पे बात कर रहे होंगे लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, आपका अगला पेपर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है आपका लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का। तो ये हम देख रहे होंगे
सबसे पहला अगर हम बात करते हैं तो यूनिट 1 है आपका कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज। ठीक है, जैसे पेपर का नाम जो होता है ना, तो उस पेपर के नाम का मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है। लिखा है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, तो आपको सबसे पहले तो लैंग्वेज, उसके बाद कम्युनिकेशन, 2 वर्ड हैं, दोनों वर्ड का मतलब पता होना है। सिर्फ आपको उसके अर्थ नहीं जानना, आपको उसके प्रकार भी जानने हैं, उसके क्या कार्य होते हैं उनको भी आपको जानना है। ठीक है, उनकी क्या विशेषताएं होती है उनको भी आपको जानना है। मतलब जैसे आपको 2 वर्ड मिले लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, तो उन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के बारे में एक डिटेल नॉलेज अगर आप रख लेते हैं तो फिर आपको कुछ ऐसे इसमें टॉपिक्स हैं जो आप जो उसी में कवर आपके हो जाते हैं। जैसे कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, क्या उसका अर्थ है, क्या उसके क्षेत्र हैं, क्या उसका क्लासिफिकेशन होता है, लैंग्वेज का क्या अर्थ है, लैंग्वेज की क्या सिद्धांत हैं, क्या काम होते हैं, किस तरीके से बच्चे की लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, क्या क्या चीज़ें पहले से ज़रूरत होती हैं लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए। तो ये पूरा यूनिट 1 है आपका। ठीक है, तो जैसे लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन है तो आपको लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के बारे में एक डिटेल नॉलेज आपको रखनी है। अगला है आपका मॉडल्स ऑफ मेथड ऑफ लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है मैं वो आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मॉडल्स मतलब मोड्स एंड मेथड ऑफ लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन क्या है, कि जो बच्चे होते हैं, मतलब जो हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे होते हैं, तो उनको लैंग्वेज सिखाने के लिए कुछ तरीके होते हैं। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि मतलब आप ओरल सिखा दीजिए, मतलब बच्चे को सिर्फ बोलना सिखा दीजिए। ठीक है, उसको कैसे सिखाना है, तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं कि ओरलिज्म क्या है, जो है वो एजुकेशनल बायलिंगुइज्म जो है, मतलब शैक्षिक द्विभाषितावाद किस तरीके से बताता है, बच्चों को लैंग्वेज सिखाने की बात करता है। टोटल कम्युनिकेशन जो है वो भी एक मॉडल्स है आपका, मतलब बच्चों को लैंग्वेज सिखाने का। तो मतलब बच्चों की जो कम्युनिकेशन स्किल है तो उसको डेवलप करने का ये सारे मॉड्स आपको दिए गए हैं, सारे मेथड आपको बताए गए हैं। उसके बाद ओरलिज्म का ही एक ट्रेड है, ऑडिटरी बर्बर अप्रोच जो होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, साइन लैंग्वेज एंड साइंस सिस्टम, तो मैं इसमें आपको कहूँगी कि ये टॉपिक आप स्क्रिप कर सकते हैं। मैं उन सब के लिए बता रही हूँ कि जो कि कम समय में बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करना चाहते हैं। तो अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ना मतलब जो है अपनी तैयारी को करना चाहते हैं अभी से, तो ये साइन लैंग्वेज एंड साइंस सिस्टम जो है इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, और लॉन्ग टाइप में तो बिल्कुल भी नहीं बनता है, शॉर्ट में क्वेश्चन बनता है। तो आपको शॉर्ट में साइन लैंग्वेज क्या होता है उसकी थोड़ी सी ब्रीफ जो जानकारी है वो आप रख लीजिएगा, बाकी इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं बनता है। अगला थर्ड पे आएंगे, तो थर्ड में आपका फॉर्मल असेसमेंट के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, इनफॉर्मल असेसमेंट आपको पढ़ना है, दोनों में डिफरेंस आपको पढ़ना है, और टीचर मेड टेस्ट जो होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इसकी आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन रखनी है, मतलब कि फॉर्मल इनफॉर्मल के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, बाकी टीचर मेड टेस्ट जो होता है उसकी एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। अगला आपको बीएलसी के बारे में है, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं बनता है, प्रीवियस ईयर आप चेक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं बनता है, फिर भी आपको ये चीज़ें पढ़नी है। अगला 4.1 है आपका, जिसमें आपको प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लैंग्वेज के बारे में है आपका, कि बच्चे को सिखाने के लिए क्या सिद्धांत होते हैं, मतलब बच्चों को अगर आप लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं तो फिर उसके क्या सिद्धांत हैं, वो चीज़ें आपकी हैं, इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें अगर हम आपको बात करते हैं तो ये जो आपकी सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो ये एक टॉपिक मतलब यूनिट 4 आपको बहुत अच्छे से करना है। और नीचे के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आप स्क्रिप भी कर सकते हैं, मतलब जैसे आपका मीनिंग एंड टाइप ऑफ लिटरेसी स्किल है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको रीडिंग, राइटिंग, न्यूमरेसी, डिजिटल, फाइनेंशियल, तो इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। और इसके बाद आपका है प्री रिक्वेस्टिक फॉर लिटरेसी एंड इम्पैक्ट ऑफ डेफनेस के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे आपने लैंग्वेज के मतलब लैंग्वेज को बच्चे को सिखाने के लिए जो प्री रिक्वेस्टेड आपने पढ़ा था, तो सेम वैसा ही आपको इसमें भी पढ़ना है। तो जो बच्चे को बोलने के लिए, बच्चों को सुनने के लिए, बच्चों को चीज़ों को सीखने के लिए जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं, वही सारी बेसिक ज़रूरतें बच्चों को एक लिटरेसी सिखाने के लिए भी जो है वो साक्षर बनाने के लिए भी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि पढ़ेगा लिखेगा बच्चा तो ही तो साक्षर बनेगा। तो वो सारी चीज़ें इसमें भी जो है आपका वो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। अगला है इंपॉर्टेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ठीक है, तो वो आपको पढ़ना है। और
जो एफलन आपका है, जो NEP 2020 में एफलन आपका है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। सारी चीज़ें आपको कराई जाएंगी, बट एक ओवरव्यू आप लेते रहिए। और राइटिंग स्टेज आपका है, मतलब रीडिंग एंड राइटिंग स्टेजेस जो आपको दी गई हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, वो चीज़ें आपको एक बार कवर करनी है। बहुत ज़्यादा जैसे टाइप्स, उसके कुछ रीडिंग के टाइप्स होते हैं, राइटिंग के कुछ टाइप्स होते हैं, तो वो टाइप्स आपको कवर कर लेना है, वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका है। बाकी अगला देखते हैं। अगला आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग है। जो भी कॉमन पेपर आपको दिए जाते हैं ना, मतलब वो ये आपका सेकंड कॉमन पेपर है, और दोनों कॉमन पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि कॉमन पेपर जो होता है वो आपका एक बेस तैयार करता है कि अगर आप कॉमन पेपर अच्छे से कर लेते हैं, सिर्फ कॉमन पेपर आप अच्छे से कर लेते हैं, तो जो अदर सब्जेक्ट होते हैं वो उससे ही रिलेट रहते हैं आपके। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी। और ये जो कॉमन पेपर है, ये सिर्फ आपको आज हेल्प नहीं करेगा कि आप सिर्फ डीएड को बहुत अच्छे नंबर से डीएड पास कर लेंगे। ये सिर्फ डीएड में नहीं, आप सीटेट देंगे, आप अदर कोई रीड देते हैं या फिर अदर कोई एग्ज़ाम देते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल का होता है, तो जैसे SSSP हो गया। ठीक है, तो इन सब जो भी आप अदर एग्ज़ाम देते हैं, तो वो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब ये जो पेपर है आपका, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। जैसे इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखिए, एक बात मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आपको आपका सिलेबस पता है ना कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, हमारे सिलेबस में क्या क्या है, तो वो क्या करता है कि आप फिर, आपको जैसे पता है ना हमारे सिलेबस में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, तो फिर आप पूरे यूट्यूब पे कहीं से भी बस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डालिए, आपको जो भी चीज़ें मिल रही हैं, जिस भी टीचर का आपको समझ में आ रहा है, उस टीचर के से आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ डालिए। क्या ऐसा लिख के आए अगर डीएड के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो ही आप पढ़ेंगे? तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं करिए। बस आप अपना सिलेबस देखते रहिए कि हाँ, मेरे सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो उस टॉपिक को आप सर्च मारिए, आपको जो भी टीचर समझ में आ रहे हैं उन टीचर से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, नोट्स बना लीजिए। एक बार नोट्स बना लेंगे तो फिर आपको बार बार उसको रिवीजन ही करना है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और उसके जो सिद्धांत हैं वो कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर एंड नर्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद आपका है डोमेन ऑफ डेवलपमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद है आपका डेवलपमेंटल माइलस्टोन और आइडेंटिफिकेशन, डिवीजन, डेविएशन एंड गिफ्टनेस। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस इसमें एक टॉपिक जो आपका इंपॉर्टेंस है, मतलब एक चीज़ें जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन करके दिया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। विकासात्मक मील के पत्थर हिंदी में कहते हैं, तो इसको आपको पढ़ लेना है। और उसके बाद है आपका, देखिए ये जो पूरा सिलेबस आपका दिया गया है ना चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग का, तो इसके लिए तो आपको किसी स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत ही नहीं है पढ़ने के लिए। आप यूट्यूब पे किसी भी से पढ़ लीजिए, जो भी साइकोलॉजी पढ़ा रहा है या जो भी चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा रहे हैं उनसे आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये स्टेजेस दी गई हैं बच्चे की, किस तरीके से हर एक बच्चे का स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होता है, तो वो स्टेज दी गई है। हम इसमें कोई भी नहीं कह सकते कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने आप में सब इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें आपको वही डेट याद रखनी है जो इसमें दिया गया है। जैसे इसमें इन्फेंसी की बर्थ टू 2 ईयर दिया गया है, तो आपको वही याद रखना है, बर्थ टू 2 ईयर। ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं पे इन्फेंसी की जो अवस्था होती है वो बर्थ टू 5 ईयर दिया गया है, तो फिर आप उसको दिमाग में रखेंगे। नहीं, हमारे सिलेबस में जो दिया है हमको वही पढ़ना है, तो ये आप याद रखेंगे। जैसे वो आपसे लेटर चाइल्डहुड का पीरियड पूछते हैं, तो आपको 7 to 40 ईयर ही बताना है। ठीक है, ये 14 ईयर जो दिया गया है आपको यही बताना है। ऐसा नहीं है कि फिर आप अदर बुक्स में पढ़ रहे हैं तो अदर बुक्स में कुछ अलग है तो आपको वही बताना, नहीं, इसको आपको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना है और इसको याद कर लेना है कि हमारे सिलेबस में यही दिया है कि प्रीनेटल का जो है वो जो ये पीरियड होता है तो हमको ये पढ़ना है, इन्फेंसी का ये होता है तो हमको ये पढ़ना है, जो इसमें दिया गया है वही पढ़ना है आपको। अगला है आपका, अगर हम बात करते हैं साइकोलॉजी एंड लर्निंग दिया है आपका, एजुकेशनल साइकोलॉजी, रेलेवेंस एंड स्कोप फॉर एजुकेटर। तो इसमें अगर हम आपको बताएं तो आपको पहली बात तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, मतलब शैक्षिक मनोविज्ञान क्या होता है, उसके बारे में आपको जानना है। उसके बाद स्कोप फॉर एजुकेटर, मतलब एज अ स्पेशल एजुकेटर आपके लिए क्या बेनिफिट हो सकता है उसका, आप आपके क्षेत्र में कैसे यूज कर सकते हैं आप उसको आपको पढ़ना है।
और ये प्रिंसिपल्स कुछ दिए गए हैं लर्निंग के। सबसे पहले तो लर्निंग जान लीजिएगा, आप नोट कर लीजिए, आपको लर्निंग पढ़ना है, फिर लर्निंग के प्रिंसिपल्स आपको पढ़ने हैं। उसके बाद लर्निंग्स के ऊपर जो थ्योरीज दी गई हैं, मतलब जो भी थ्योरी बताई गई है लर्निंग के ऊपर, जो जैसे थॉर्नडाइक के द्वारा जो दी गए हैं, पाउलो के द्वारा, स्किनर के द्वारा, बंडूरा के द्वारा, पियाजे एंड वाइगोस्की के द्वारा, ब्रूनर के द्वारा, मतलब इन सब के द्वारा जो थ्योरीज दी गई हैं, आपको उन सारी थ्योरी को अच्छे से कवर करना है और किसी से भी पढ़ लीजिए। और उसके बाद लर्निंग स्टाइल है, टाइप ऑफ लर्नर है, तो ये इसके तो मेरे ही चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से कवर कर लीजिएगा। अब उसके बाद है सोशल कल्चर फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, किस तरीके से सामाजिक जो सांस्कृतिक आपका कल्चर्स होता है, मतलब जो सामाजिक सांस्कृतिक कारक होते हैं आपके, कैसे आपकी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है इसमें। उसके बाद अगर हम इसमें बात करते हैं तो आपका कुछ नए टॉपिक्स जैसे इसमें इंक्लूडेड हैं, जैसे आपका अटेंशन, परसेप्शन, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। वीडियो आपको मिल जाएगा, आपको अटेंशन डालना है, अटेंशन डालना है कि अटेंशन क्या होता है, फिर ऐसे करके आपको यूट्यूब पे डालना है, वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद इंटेलिजेंस पढ़ना है, मेमोरी के बारे में आपको पढ़ना है, हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है उसके बारे में आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है ये। हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर या फिर आपको वैसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आपको मिल सकता है, तो उसको आपको पढ़ना है। मोटिवेशंस के बारे में आपको पढ़ना है, कौन सा इंट्रिंसिक होता है, कौन सा एक्सट्रिंसिक होता है, ये सारे मोटिवेशंस क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, बच्चों की लर्निंग में कैसे हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे चीज़ों को आपको पढ़ना है। एक बार पूरी थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके हिसाब से फिर उसमें से क्वेश्चन बनाइए, फिर क्वेश्चन के आंसर नोट डाउन करिए कि हाँ भूख है, किस प्रकार का मोटिवेशन है, आंसर लिखिए कि हाँ ये कैसा मोटिवेशन है, ठीक है। तो फिर धन है, मतलब जो संपत्ति होती है, या वो किस प्रकार की मोटिवेशन है। ऐसे शॉर्ट टाइप में जब खुद से क्वेश्चन बनाएंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी। किसी टीचर कोई 20 क्वेश्चन आपको बना के दे देगा तो वो 20 क्वेश्चन पे ही डिपेंड मत रहिए, उस 20 क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन निकालने का प्रयास करिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और इससे आप क्वेश्चन बनाना भी सीख जाएंगे, आगे चल के वो आपको हेल्प भी कर देगा, ये सारी चीज़ें जो अभी आप यहाँ पे सीख रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें अगर आपका कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो आपका कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, और किस तरीके से आप उस बिहेवियर को मॉडिफाई करेंगे उसके वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप एक स्पेशल एजुकेटर बनने जा रहे हैं। और स्पेशल एजुकेटर अगर बच्चे के बिहेवियर को ही मॉडिफाई ना कर पाए, जैसे IDD का कोई बच्चा आपको मिल जा रहा है, आपको उसके बिहेवियर को चेंज करना है कि जिस तरीके का वो अभी व्यवहार कर रहा है उसके बिहेवियर में आपको चेंज लाना है, तो फिर आप कैसे ला सकते हैं उसके बिहेवियर में चेंज। तो ये चीज़ें तो आपको पढ़नी है, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एचआई के टीचर एचआई से आप डीएड कर रहे हैं तो फिर आपको एचआई बच्चे ही हैंडल करने को मिलेंगे। तो ये चीज़ें हैं, ये आपको पढ़नी है। और आगे अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग की, तो ये आपका अगर हम कह सकते हैं कि जो भी 6 पेपर आप पढ़ेंगे उन सब में सबसे हार्ड पेपर आपका यही हो जाता है, लेकिन इसमें नंबर बहुत अच्छा मिलता है आपको पढ़ने में। जब आप इस पूरे पेपर को पढ़ेंगे तो सबसे हार्ड पेपर आपका यही लगेगा, लेकिन ये पेपर आपको हार्ड जरूर लगेगा लेकिन बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है, मतलब बच्चों का जो नंबर आता है ना इस पेपर में बहुत अच्छा नंबर आता है। एक इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में अच्छा नंबर आता है, दूसरा इस पेपर में अच्छा नंबर आता है, ठीक है। तो ये पेपर आप बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, पहली बात क्योंकि हार्ड पेपर है, दूसरी बात इसमें आपको नंबर अच्छा स्कोर करना है। अगला आपको इसमें क्या है मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आपका स्पीच के बारे में पढ़ना है कि बच्चे अभी तक आपने बच्चे के सुनने के बारे में पढ़ा, मतलब फंडामेंटल ऑफ हियरिंग आइडियोलॉजी मैनेजमेंट करके पेपर पढ़ा ना, तो मतलब आपने ये पढ़ा कि कैसे बच्चे सुनते कैसे हैं और उनका सुनने का प्रोसेसिंग क्या होता है, कैसे उनकी सुनने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अब बच्चा सुनना सीख गया तो क्या उसको आप बोलना नहीं सिखाएंगे, उसको बोलना भी तो सिखाना है। तो सबसे पहले तो आपको यही जानना है ना कि स्पीच होती क्या है, तो स्पीच क्या है ना वो आपको पढ़ना है। इसमें स्पीच तो 2 टाइप की होती है, नॉर्मल भी होती है, ठीक है। मतलब स्पीच तो 2 टाइप की है आपकी, एक नॉर्मल स्पीच होती है, एक एबनॉर्मल स्पीच आपकी होती है। तो नॉर्मल स्पीच जो होती है उसकी विशेषताएं आपको जाननी है कि नॉर्मल स्पीच की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, जिसे आप सामान्य वाणी कहते हैं। उसके बाद पैरामीटर ऑफ स्पीच जो है उसके बारे में आपको जानना है। मैकेनिज्म ऑफ स्पीच प्रोडक्शन के बारे में आपको जानना है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, मतलब कि
ये टॉपिक पढ़ करके आपको आगे की चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी, ऐसा हम कह सकते हैं। बट इस सारे टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, मतलब जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना, इस टॉपिक से आपको कम देखने को मिलता है एग्जाम में। ठीक है, आप खुद ही 2-3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए। अब आप सोचेंगे कि मुझे तो पेपर कहाँ से मिलेगा, तो मैं आपको बता देती हूँ कि पेपर या तो फिर आप RCI की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर अगर आप इतना नहीं कर सकते ना, तो टेलीग्राम पे विजिट कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करिए। और टेलीग्राम के जो मतलब टेलीग्राम में जो फाइल्स होते हैं ना, फाइल्स में जाकर के आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। और लगातार चैनल पर क्यूज के माध्यम से प्रीवियस ईयर पेपर कराए भी जाते हैं। ठीक है, तो आपको वहाँ से हेल्प हो जाएगी। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा कि हाँ, कहाँ से कितना क्वेश्चन बन रहा है। उसके बाद स्पीच एंड ओवरलेड फंक्शन, यहाँ से MCQ टाइप क्वेश्चन बनता है, और लॉन्ग टाइप में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। उसके बाद है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1.5 आपका, तो इसको आपको अच्छे से कवर करना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए इसको पढ़ने के लिए आपको एक जो भी उस फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे जो भी डीएड को टीच करते हैं, जो लेक्चरर्स हैं, मतलब लेक्चरर होते हैं, तो उनसे ही आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है वही जानते हैं, मतलब आपके एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंस है वही आपको बता पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको उन्हीं से कवर करनी है, और नोट्स दिया गया है वहाँ से पढ़ सकते हैं, या तो फिर मैराथन कराए गए थे जब आपके सीनियर्स का एग्ज़ाम था, तो कुछ मैराथन्स कराए गए थे, तो उसमें भी जो है ये सारे टॉपिक्स कवर करा दिए गए हैं, तो आप वहाँ से कर लीजिएगा। नॉन सेगमेंटल है आपका, उसके बारे में पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक मैं आपको बताऊंगी इसमें से जो है, क्योंकि ये जो है एक हार्ड टॉपिक है, और मैं अगर आपको ऐसे बता दूं कि आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट पढ़ना है, तो फिर आपको वो चीज़ें आपको जो है कितना पढ़ना, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आपको सारा पढ़ेंगे तो फिर आपका टाइम बहुत लॉस होगा। तो वो चीज़ें मैं आपको करवा दूंगी कि हाँ, ये चीज़ें आपको यहाँ से करनी है। ठीक है, अगला आपका है यूनिट 1.3, जिसमें आपको स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पीच एंड चिल्ड्रन विथ नॉर्मल हेयरिंग, और ये टॉपिक आपको लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में भी देखने को मिला था, किस तरीके से बच्चे की ऑडिटरी और उसकी लैंग्वेज का डेवलपमेंट किस स्टेज में कितना होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक वहीं से लिया गया है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन से, तो अगर आप वहाँ पढ़ लेते हैं तो फिर यहाँ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला अगर हम बात करते हैं, आपका स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट है। देखिए लिखा है प्री रिक्वेस्टेज फॉर नॉर्मल स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। आपने लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में, मैंने आपको बताया था ना, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में आपसे पूछा था कि किस तरीके से बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं, मतलब पहले की क्या रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे आप टीचर बनना चाहते हैं प्राइमरी स्कूल के, तो पहले से कुछ रिक्वायरमेंट है ना, कि आपका 12th होना चाहिए, 12th में इतना % होना चाहिए, फिर आपका कोई 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए PRT के लिए, फिर उसके बाद है कि आपका CTET या UP टेट में से कुछ पास होना चाहिए, मतलब जिस भी स्टेट्स का आप दे रहे हैं फाइनल एग्ज़ाम। फिर उसके बाद आपका मांगता है कि फिर आप जो अदर एग्ज़ाम हो रहे हैं उसको आप पास करने चाहिए, मेरिट में आने चाहिए, तो कुछ ऐसी पहले की कुछ ज़रूरतें हैं ना, वैसे इसमें भी लैंग्वेज डेवलपमेंट के पहले की कुछ जो ज़रूरतें होती हैं, तो ये टॉपिक इसमें भी है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में भी है। ठीक है, आप कंबाइन करते चलेंगे ना, कि ये टॉपिक मैंने वहाँ भी पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ा है, तो फिर आपको ईजी हो जाएगा चीज़ों को, थोड़ा सा जो है आपके 2-3 टॉपिक कम हो जाएंगे। जहाँ 25 टॉपिक पढ़ने थे, आपको 20 ही टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, जब आप इस तरीके से देखेंगे कि हाँ, उस पेपर में भी ये टॉपिक था, तो उसको वहाँ से रिलेट करके आपको पढ़ लेना है। ठीक है, जब सेम ही टॉपिक है तो ज़्यादा समय क्यों देना, एक ही टॉपिक पे 2 बार टाइम क्यों देना, एक ही बार में हम एक ही पेपर में नोट्स बना लेंगे उसके। ठीक है, तो ये शॉर्ट में आप नोट्स बना सकते हैं इस तरीके से। अगला है क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चे की हियरिंग इम्पेयरमेंट को। ठीक है, उसकी वाणी को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करेंगी, वो सारी चीज़ें हैं। पोस्ट एंड प्री लिंगुअल हियरिंग लॉस क्या होता है। देखिए अब आप इसको कैसे समझेंगे, जब आप टाइप ऑफ हियरिंग लॉस पढ़ेंगे ना, जैसे आपने इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी में टाइप ऑफ हियरिंग लॉस पढ़ लिया, आपने वहाँ पे पढ़ लिया कि प्री लिंगुअल एंड पोस्ट लिंगुअल हियरिंग लॉस होता है। मैंने आपको बताया कि सिर्फ आपको नाम नहीं जानना है, सिर्फ आपको ये नहीं जानना कि प्री एंड पोस्ट लिंगुअल हियरिंग लॉस क्या होता है, आपको ये भी जानना है कि प्री लिंगुअल हियरिंग लॉस से क्या लॉस हो सकता है और पोस्ट लिंगुअल हियरिंग लॉस से क्या लॉस हो सकता है। ठीक है, तो जो चीज़ें आप वहाँ पढ़ लेंगे तो फिर यहाँ तो ये दोनों टॉपिक आपके ख़त्म हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। अगला है आपका, अगर हम इसमें बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपका है 4.1, उसको आप पढ़ लीजिएगा।
उसके बाद आपका है 4.5 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके नहीं हैं, और 4.3 जो है वो आपका 4.4 में ही आ जाता है। ठीक है, देखिए कितने सारे टॉपिक आपके जो है एक ही में कवर हो जा रहा है। तो 4.3 जो है वो 4.4 में भी आपका आ जाएगा, और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका नहीं है, ना तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। अगला है यूनिट 5 है आपका, जिसमें अभी आपने देखा था कि आपको जो है ऑडिटरी बर्बर थेरेपी के बारे में उसमें पढ़ाया जा रहा था, तो वही सेम जो है इसमें भी आपका ऑडिटरी बर्बर थेरेपी के बारे में पढ़ना है, और कुछ इसमें जो है मेथड और ऐड कर दिए गए हैं टीचिंग स्पीच के, तो वो सारे मेथड आपको पढ़ना है, जिसमें आपका क्यूड स्पीच इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर इसमें हम बात करते हैं ऑडिटरी ग्लोबल अप्रोच जो है, क्यूड स्पीच और ऑडिटरी बर्बर थेरेपी, मतलब मैं आपको आप नोट कर लीजिए, ये 3 टॉपिक तो आपको करने ही करने हैं। बाकी अगर आप टॉपिक नहीं भी करते हैं, जैसे मल्टी सेंसरी स्लैबल यूनिट अप्रोच आप नहीं करते हैं, एसोसिएटिव फोनिट यूनिट मेथड आप नहीं करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा काम। अगर आप ये नहीं भी पढ़ते हैं तो भी आप अच्छे से अपना पेपर कराएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनता ही नहीं है। तो क्यूड स्पीच से क्वेश्चन बनता है, ऑडिटरी बर्बर थेरेपी से क्वेश्चन बनता है, आपको ये 2 टॉपिक अच्छे से करना है, और ऑडिटरी ग्लोबल अप्रोच करके एक है, उसको भी आपको पढ़ लेना है। लिंग अप्रोच आपको नहीं करना है, ना तो बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन बनता है, मैं करवा दूंगी ज़रूर आपको ये टॉपिक, बट इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको जो है अपनी कॉपी में आप क्रॉस कर सकते हैं कि हाँ इसको मुझे पढ़ना तो है, मतलब पढ़ना तो मुझे है, बट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना इसको, कि अगर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मैं अपना उसी पे फोकस करके उसी को टाइम दूँ, तो इससे आप जो है वो आपके मार्क्स हो सकते हैं थोड़े कम हो सकते हैं। फिर ये देखिए टॉपिक, सेम ही टॉपिक इसमें भी आपका जो है वो ऐड हो गया है, और इम्पॉर्टेंट भी बहुत है, पूछा भी बहुत जाता है कि व्यक्तिगत श्रवण प्रशिक्षण क्या होता है, मतलब श्रवण प्रशिक्षण का है या फिर वाणी प्रशिक्षण का है, लगभग सेम ही हो जाता है आपका, तो ये चीज़ें आपका हो जाता है। अगला अगर इसमें हम बात करते हैं, तो ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको एक बार देखना है 4.5 को, और 5.4 आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पढ़ना है एक बार इसको। स्पीच ट्रेनर इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, आपको स्पीच ट्रेनर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। आप एसआई से टीचर बनने जा रहे हैं तो स्पीच ट्रेनर के बारे में पढ़ लीजिएगा, बाकी बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो क्वेश्चन नहीं बनता है, वो 1 नंबर में बन सकता है, जो कि मैं आपको करवा दूँगी। और उसके बाद आपका है 5.5, जो कि रोल ऑफ फैमिली इन स्टिमुलेशन ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज एंड होम ट्रेनिंग। तो होम ट्रेनिंग के बारे में तो भर भर के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, गृह प्रशिक्षण क्या है, लाभ क्या है, हानियाँ क्या है, वगैरह वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो जो है तो ये आपको करना है, मतलब 5.5 अगर आप देखेंगे तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से पूरे अगर हम बात करते हैं पूरे सिलेबस में करीब आपके लगभग 20 से मतलब 50 से 20 टॉपिक ही ऐसे कुछ होंगे जिनको आपको ध्यान दे करके पढ़ना है। अगर आप एक बार ध्यान दे करके एक बार पूरे सिलेबस को पढ़ लेते हैं, और मैं तो ये कहती हूँ कि जैसे आपके PDF में 74 पेज हैं, तो ये मान लीजिए कि आपको 60 पेज पढ़ने हैं। क्यों? क्योंकि कुछ टॉपिक तो वैसे भी कम हो गए, तो पेज तो वैसे भी कम हो जाएंगे, मतलब 60 पेज आपको पढ़ने हैं। उसी 60 पेज में से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो पहले ही आपके ऊपर आपके 2-3 पेपर्स में आपके आ चुके हैं। ठीक है, तो मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगभग हम कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक पेपर के लिए 45 पेज पढ़ने की ज़रूरत है। तो 45 पेज को अच्छे से पढ़ लीजिए, या आपके पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप PDF से पढ़ लीजिए, आपका बैक तो नहीं आएगा ना, आप बच जाएंगे उस सिचुएशन से, आप बच सकते हैं। तो अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, एग्ज़ाम बहुत जल्द आप लोगों के हो जाएंगे। और ये एक पेपर है आपका जो कि करिकुलम स्टडीज एंड एडेप्टेशन फॉर चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट है आपका। तो ये पेपर आपको पढ़ना है, जिसमें बहुत सारे ये सारे जो भी टॉपिक्स आपको मिलेंगे, मतलब इसमें जो भी पढ़ने को आपको मिलेगा वो आगे आपके एग्ज़ाम में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। जैसे आपको करिकुलम के बारे में आप जानेंगे, आपका करिकुलम क्या होता है, जिसे आप पाठचर्या कहते हैं। ये भी पेपर एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको किसी स्पेशल एजुकेटर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ वो स्पेशल एजुकेटर में DED होगा या मतलब स्पेशल एजुकेटर का लेक्चरर होगा फिर तो ही आपको कवर हो पाएगा ये टॉपिक। नहीं, ये जो पेपर है ना करिकुलम करके, ये पेपर आपका किसी से भी कवर हो सकता है, मतलब जो भी टीचिंग में आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे जो स्पेशल जनरल BED वालों को पढ़ाते हैं, या फिर जो जनरल जो BTC चलता है 2 ईयर डिप्लोमा जो जनरल में चलता है, वो उसके टॉपिक्स हैं, वो सारे यही टॉपिक्स हैं आपके। ठीक है, तो इसके लिए आपको कोई स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप कैलकुलम उनसे पढ़ सकते हैं, टाइप ऑफ कैलकुलम उनसे पढ़ सकते हैं, किस तरह से कैलकुलम की स्टेजेस क्या होती हैं वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वो ये चीज़ें सब सारी आपकी वहीं से कवर हो सकती हैं।
तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कैरिकुलम एडाप्टेशन। अब कैरिकुलम एडाप्टेशन पढ़ने के लिए मतलब वो कॉन्सेप्ट जानने के लिए तो आप उनसे जान सकते हैं, अच्छी बात है, और जो है लेकिन किस तरीके से आप हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे के लिए या अदर डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए किस तरीके से कैरिकुलम एडाप्टेशन करेंगे, फिर यहाँ पे आपको थोड़ी सी ज़रूरत पड़ सकती है एक स्पेशल एजुकेटर की। ठीक है, तो मैं आपको ये भी बताते चल रही हूँ ताकि मतलब आपके दिमाग में ये ना रहे कि नहीं मुझे सिर्फ और सिर्फ स्पेशल एजुकेटर से ही पढ़ना है। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से भी जहाँ से जानकारी मिल रही है बस पढ़ते जाइए आप लोग। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें मीनिंग एंड इवेल्युएशन के बारे में आपको पढ़ना है। और आपने ऊपर ही मैंने आपको बताया था कि आपका टाइप ऑफ इवेल्युएशन में फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव, ठीक है, मतलब फॉर्मल एंड इनफॉर्मल जो मतलब असेसमेंट होता है उसी के अंतर्गत आपका फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव असेसमेंट भी उस टाइप में ही आता है। तो आपको इन दोनों असेसमेंट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है, आप जनरल टीचर से भी पढ़ सकते हैं। अगला आपका अगर हम बात करते हैं, इसमें ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, कैसा नॉलेज बेस्ड क्या होता है, लैंग्वेज बेस्ड असेसमेंट क्या होता है, तो वो चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 3.4 आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद को करिकुलम एक्टिविटीज़ कुछ होती हैं, जैसे फिजिकल एजुकेशन है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, डांस है, म्यूजिक है, ठीक है, फील्ड ट्रिप है, तो इन सब के बारे में आपको जो है वो जानकारी होनी चाहिए। अगर इसमें हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पे फिर आपको जो NP है 2020 उसके बारे में एक डिटेल जानकारी चाहिए, जिसके लिए आप कोई भी जनरल टीचर की वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं, या फिर स्पेशल एजुकेशन में बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, या फिर मैं ही आपको करवा दूंगी, तो ये सारे टॉपिक आप कवर कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये 4.2 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं वो सारे टॉपिक आपको बता दे रही हूँ कि 4.2 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 4.1 आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या रोल है मदर का एक श्रवण बाधित बच्चों की एजुकेशन में, एक मदर का क्या रोल होता है, माता की क्या भूमिका है, ठीक है, मतलब माता पिता की क्या अपनी भूमिका होती है उसके बारे में आप पढ़ना है, मातृभाषा की क्या भूमिका है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर हो जाएंगी। और अगर इसमें हम बात करते हैं आपका इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल बायलिंगुइज्म, क्लासिकल लैंग्वेज एंड फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग फॉर द डेफ, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। UDL आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो UDL अच्छे से कर लीजिएगा। UDL मैंने करा भी रखा है, और मतलब कि UDL पे लगभग 4.4 तक शायद मैंने करा दिया है, और 5.5 आपको नहीं करवाया गया है, जो कि मैं करवा दूंगी। और नीड एंड प्रिंसिपल ऑफ कैरिकुलम बेस्ड ऑन UDL ये करवा दिया गया है। UDL इंपॉर्टेंस भी है आपके लिए, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने करवा दिए थे। इसमें जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको करवा दूंगी। तो ये है आपका कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसे ये वीडियो देख करके हो सकता है कि कुछ लोगों को बोरिंग लगे कि जो है क्या क्या चीज़ें हैं ये तो मुझे पता है, या फिर मतलब वगैरह वगैरह जो भी है। बट अगर आप ये सारे टॉपिक्स जो मैं अभी आपको जो है वो मार्क करके दे रही हूँ कि नहीं ये पढ़ लीजिएगा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिए इंपॉर्टेंट है, तो ये जो टॉपिक अगर आप मार्क करके रखते हैं तो आगे जब आपका एग्ज़ाम होगा ना, एग्ज़ाम टाइम में समझ में नहीं आता कि हाँ क्या पढ़ना है, क्या कौन सा टॉपिक छोड़ दें कि हमारा टाइम बच जाए और कम समय में हम पढ़ पाएँ। तो अभी से अगर आप ये चीज़ें कर लेते हैं तो आपको आगे चल के वो हेल्प कर देगी। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट उसके लिए मतलब कि ये आप देख लीजिए एक बार, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बाकी मैं लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड करवाती रहूँगी। आपको किस सब्जेक्ट के सबसे पहले वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बता दीजिएगा। और जैसा कि पोल में आप लोगों ने बता रखा था कि आपको इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के चाहिए, जो कि ऑलरेडी करवाए गए हैं, और 2-3 टॉपिक ही बचे होंगे इंपॉर्टेंट जो नहीं करवाए गए हैं, जो कि करवा दिए जाएंगे। और बाकी अदर किस सब्जेक्ट की आपको वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।